हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बोध युक्ति क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 70 बीपीएससी इंटरव्यू जो हम लोग गाइडेंस प्रोग्राम लाए हैं उसमें हम लोग क्या आप लोगों को देने वाले हैं और आप लोगों को इस दौरान क्या करना है। यह अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है सोचना और समझना कि जब अंतिम परिणाम आपके सामने है, अंतिम लक्ष्य आपके सामने है, जो आपने क्या किया है, लगातार इसके लिए प्रयास किया है, तो आपको प्रत्येक कदम उस रूप से रखना है जो आपको अंतिम रूप से चयन करवाएगा। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना है कि यह प्रोग्राम किस रूप से आप लोगों को बेनिफिट करेगा। और यह प्रोग्राम आज ही से लॉन्च होगा, जिस पर हम लोग आप लोगों को पहले भी चीज़ों को लेकर आप लोगों के साथ शेयर किए थे बहुत सी चीज़ें। तो आज से यह स्टार्ट हो जाएगा। यह आज जो गूगल मीट हम लोग करेंगे वो सभी के लिए ओपन होगा। तो आप लोग ज़रूर क्या कीजिएगा, गूगल मीट में शामिल होइएगा सबसे पहले तो। और यह 7 से लेकर 9 पीएम तक आपको टाइम रहेगा, ताकि वो उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जा सके जो आपको भी जॉब में है, काम कर रहे हैं। तो आज का जो गूगल मीट होगा सभी के लिए ओपन होगा, तो आप लोग ज़रूर सभी लोग शामिल होइएगा। लिंक आप लोगों को है ना कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा, जहां से आप जुड़ जाइएगा। या तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी लिंक शेयर कर दूंगा आज, ताकि आप सभी लोग जो ओपन हैं आप वहाँ पर इसका लाभ ले पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि यह किस रूप से आपके लिए लाभ देगा। तो सबसे पहले जब हम गाइडेंस प्रोग्राम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इसके लिए कि यह किस प्रकार का गाइड करेगा, तो देखिए अभ्यर्थियों का सबसे पहले आपको समझना होगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस तरीके के माइंडसेट से आते हैं। कैटेगरी का मतलब वो नहीं जो आपको आरक्षण मिला, कैटेगरी मतलब आपकी है ना मनोदशा किस रूप से होती है, आप किस रूप से है ना सिलेक्शन के लिए प्रयत्न कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैं जो भी बात बोलता हूँ वो अपने अभी तक गेन किए हुए एक्सपीरियंस के आधार पर ही बोलता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, या अभ्यर्थियों को दो कैटेगरी हम मान के चलते, एक ए कैटेगरी जो होता है और एक बी कैटेगरी, यह हम मान के चलते। ये कैटेगरी क्या प्रयत्न क्या करते हैं, समय के साथ करते हैं। और समय के साथ कहने का मतलब है कि जो समय आपको उपयोग, आपको पता है कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, जो अप्रोक्स बच्चे होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको यह लग रहा है कि मेरा मेंस अच्छा गया है, मेरा रिजल्ट 420 का जो कटअप मैंने बताया है वो उससे कहीं अधिक है, तो वो अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे। और ध्यान रखिएगा ये जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको क्या होता है कि इंटरव्यू के दौरान जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, अगर प्रत्येक कदम अच्छे तरीके से रख रहे हैं, जिसमें इंटरव्यू का अंतिम जो दौर होगा, जहाँ पर हम जिस दिन पैनल के सामने बैठेंगे बीपीएससी के सामने, वहाँ पर अपनी सबसे कम गलतियाँ लेकर जाएंगे। और मैं लगातार प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, मैं तीनों स्तर पे यही बात बोलता हूँ कि जो सबसे कम गलतियाँ करता है ना, वो सबसे अधिक सिलेक्शन का वो क्या होता है भागीदार, वो भागी बनता है, जिसमें वो सिलेक्शन का रेट में वो सबसे आगे चला जाता है। तो यहाँ पर क्या करना, ये जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना, जो भी अभ्यर्थी हों, तो क्या होता है सबसे कम गलतियाँ करते हैं और इस दौरान उनका सिलेक्शन का रेट हाई हो जाता है। तो ये प्लस पॉइंट उनके साथ हो जाता है। ये कैटेगरी वैसे आते हैं जो रिजल्ट के बाद, जो परिणाम आपको आएंगे रिजल्ट के बाद, थोड़ा सा क्या होंगे कि एक्टिव होंगे। रीजन है कि वो इस स्थिति में रहते हैं ना कि आपको क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जो कटअप के आसपास रहते हैं। और वो यह ऐसा नहीं कि जानबूझकर वो होते, वो दिशा ही ऐसी होती है, वो दशा ही ऐसी होती है जिसके आधार पर उनका स्थिति ऐसा बन जाता है। तो क्या करना, उन बच्चों को भी क्या करना, उन बच्चों को अपने समय का उपयोग करना है, क्योंकि अभी जो समय है ना आपको कुछ ऐसा करने को बोल नहीं रहा है। जैसे 71 का हम बात करें तो अप्रैल में आपको एग्जाम होगा, है ना, जो 71 का एग्ज़ाम होगा मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल जो हमारा टारगेट है, वहाँ पर बीपीएससी के नए लिस्ट के माध्यम से रिजल्ट आपको मेंस देना है। तो ध्यान रखिए कि जब आपको वहाँ आएगा, इससे पहले आप क्या कीजिएगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें कर लेनी है जो आपको ना आगे भी काम देगा। क्योंकि इसका जो 80 से लेकर 90% जो है ना, 80 से 90% चीज़ें हर साल आपको क्या करना होगा, इंटरव्यू के समय काम कर लेना होगा। अब जो करेंट का जो पार्ट है ना, जो 10 से 15% आप मान के चलिए, या इसको और भी नीचे कर दे, रेशियो जो प्रत्येक वर्ष चेंज होगा, वो मान के चलिए 15 से 20% जो करेंट अफेयर्स का जो इफेक्ट देता है, जो करेंट हाल की घटनाओं से पूछ के प्रश्न पूछे जाते हैं, वही प्रभाव देगा। बाकी जो आप चीज़ें हैं ना आप पहले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर ध्यान रखिए जब कटअप के पास, अगर आपके पास मान लीजिए आप कटअप के आसपास हैं, मान लीजिए 420 मैंने बताया और आपका 420 ही है, तो सबसे पहले आप है ना उस समय को बर्बाद कर दीजिएगा इस दौरान।
समय का जो है बर्बादी हो जाएगा, जो आपको एक्स्ट्रा जो मिलेंगे, जो कैटेगरी 1 के बच्चे होंगे, जो कैटेगरी 1 के अभ्यर्थी होंगे, उनकी मैं जो बात कर रहा हूँ, तो उस समय का उपयोग कर लेना है, उपयोग कर लेना। इससे क्या होगा, दो चीज़ें आपके सामने जरूर हो जाएंगी। एक तो यह हो जाएगा कि आप खाली दिमाग में, जो खाली समय में जो खाली शैतानों वाली बातें चलती है ना, क्या हम करें, खुद को डेमोलाइज करने लगते हैं, खुद को क्या करते हैं, डीमोटिवेट करने लगते हैं, दूसरों से तुलना करने लगते हैं, उसका इस तरीके से गया तो मेरा क्या सिलेक्शन होगा, उन सभी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। और जब सेल्फ मोटिवेशन बढ़ेगा ना, तो आपका हर क्षेत्र में काम अच्छा होने लगेगा। तो यह जरूरी पक्ष है आपको समझना। तो आपको ये दोनों अभ्यर्थियों कैटेगरी में आते हैं, तो क्या करना, आपकी तैयारी अभी आगे इंटरव्यू के लिए कर देनी चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या आपको मोटिवेट कर सकते, किस तरीके से आपको गाइड कर सकते, या हमारा प्लान किस तरह से, जिसमें आप इंटरव्यू के लिए जो मैंने बताया था 82 नंबर से लेकर 85 नंबर जो है, क्या है, जो मेंस और इंटरव्यू के बीच का जो कट ऑफ है, जो औसत की मैं बात कर रहा हूँ, उसको आप अच्छे से इजीली क्रॉस कर जाए। तो हम टारगेट करेंगे 90 से लेकर 95 तक औसतन आप क्या कर पाए, सभी बच्चों को इंटरव्यू में मिल पाए। इसके लिए क्या हो, इसके लिए हम लोग प्लान कर सकते, उसके लिए बेहतर काम कर सकते हैं। और देखिए, यह बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। गलतियां जब आप कम करते हैं ना, तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलने की बात होती है। यह और भी अधिक जाएगा, जो सबसे कम गलतियां कर देंगे तो उनका सिलेक्शन जो 90 से 95 में बता रहा हूँ, वो 100 से आसपास पहुंच जाएगा, तो 102 के आसपास पहुंच जाएगा, 105 भी पहुंच सकता है। पर ध्यान रखिएगा, वो कम गलतियां कर रहे होंगे। मेरा पहला ही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम गलतियों को करके जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, गलतियों को करके जाएंगे। तो ये कम जो गलतियां होंगी वो कौन करेगा, जो सबसे पहले आप चीज़ों को समझ पाएंगे, जो सबसे बार बार वो रिवीजन कर रखा होगा, अपनी उन गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रखा होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखना है। क्लियर है, इस चीज़ को सबसे पहले आप समझिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग प्लान क्या रखें, हम लोग 5 प्रकार से आपको चीज़ों को आपके सामने गाइडेंस के तौर पर हम लोग क्या करेंगे, आपको उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहले हम बेसिक फाउंडेशन सेशन लेकर आएंगे, जिसमें बेसिक चीज़ें जो इंटरव्यू के लिए जरूरी है, आगे मैं इस पर डिटेल चर्चा करूंगा क्या क्या बातें होती हैं। तो बेसिक फाउंडेशन सेशन में हम लोग आपको क्या कराएंगे, उन सभी पक्षों को सामने रखेंगे जो इंटरव्यू के दिन आपको जरूरत पड़ जाएंगे। उसके लिए क्या काम करना वो आगे हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग करंट अफेयर्स पीडीएफ विद क्लासरूम डिस्कशन। कुछ ऐसे टॉपिक है जिस यूनिवर्सल है, करंट वहां से पूछा ही पूछा जाएगा, तो उसके लिए क्या कर देंगे, आप लोगों के लिए पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, क्रिप्स नोट्स आपको उपलब्ध कराएंगे हम, नोट्स जो आपको, या इंफोग्राफिक हम इसको बाद में अवेलेबल कराएंगे। इंफोग्राफिक, जहां पर हम बात करेंगे डेली का जो करंट अफेयर्स, क्या उससे इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाएगा, क्या सभी करंट पर आपको प्रश्न बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं। तो इन सभी पक्षों को मैं खुद उसको क्या करूंगा, आपको करके दूंगा, ताकि आप क्या करेंगे, यहाँ पर वो चीज़ आप मिस ना कर दे जो सफल अभ्यर्थी के लिए जरूरी है, एक्टिवनेस का, कि हाँ उस न्यूज़ को जरूर कलेक्ट कर ले जो आपके प्रश्न के तौर पर इंटरव्यू के दिन देखा जा सकता है। और अभी से ध्यान रखिएगा, अभी से ही आपको कम से कम है ना 3 से 4 महीने का जो पेपर है, आपको उस पर करंट पर और अभी से लेकर न्यूज़पेपर पर नज़र बना के रखनी है। कम से कम 3 से 4 महीने, जिस दिन इंटरव्यू आपका होगा अप्रोक्स, उतना कम से कम आप करंट की घटनाएं होंगी महत्वपूर्ण, और उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, बहुत प्रभाव डालता होगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और बिहार के स्तर पर, तो उनको हो सकता है 5 महीने का भी हो, कुछ साल का भी हो, तो उसको क्या करना है, रिविज़न कर लेना। वो मेरे तरफ से आपको सारी चीज़ें करा दी जाएगी, ताकि आप में भटकाव कम हो। आप रिविज़न मोड पर काम कीजिए, मोर टाइम रिविज़न पर काम कीजिए, आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आप प्रत्येक व्यक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान रखिएगा उन चीज़ों को जरूर करना है जो इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाएगा, इंटरव्यू के मेंबर के द्वारा पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मॉक पैनल विल बी लीड बाय सेलेक्टेड ऑफिसर एंड एक्सपर्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने जो टीम बनाई है और जो टीम अभी बन रहे हैं, अभी क्योंकि इलेक्शन है बिहार में, तो क्या चीज़ें हैं कि बहुत सी चीज़ें अस्त व्यस्त है, सभी लोग बिजी है, तो कुछ चीज़ें नहीं निकल कर आ पाई, पर फिर भी मैं क्या किया हूँ, कुछ टीम बनाया हूँ जिसमें आप लोगों को किताबी ज्ञान से दूर रखेगा, व्यवहारिक ज्ञान को क्या करेगा, आपको बढ़ाएगा। और यह बहुत जरूरी है व्यवहारिक ज्ञान अभी किसी भी अभ्यर्थी के लिए इस दौरान, क्योंकि जो रियल टाइम पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में ना, ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा उसी पक्ष को ध्यान में रखकर प्रश्न बनाए जाते हैं, या उसका एंगल उसी रूप से होता है। अब इस प्रकार के किताबी ज्ञान को अगर इंटरव्यू के बोर्ड के सामने लेकर जाते हैं ना, तो कुछ गलतियाँ लग जाती है बनावटी। और कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी, दिल्ली के कुछ बच्चे हैं, बोकारो के कुछ बच्चे हैं, धनबाद के कुछ अभ्यर्थियों ने कॉल किया, और पटना के कुछ अभ्यर्थियों ने कॉल किया। उनको मैं शुरू से यही बात बोल रहा हूँ कि आपके बनावटी चीज़ों से दूर रहिएगा।
जो ईमानदारी है आपके अंदर वो झलकनी चाहिए। हाँ, मैं व्यवहारिक तौर पर मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, समाज के सभी पक्षों को समझ रहा हूँ। ये तभी समझ पाइएगा जब है ना कि मॉक पैनल के उस पैटर्न को समझ पाइएगा जो वहाँ पूछेगा। और वैसे ही मैं टीम को बनाया हूँ, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा, उस पर भी डिस्कस करूंगा। 1-to-1 पर्सन गाइडेंस यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और यह क्यों इंपॉर्टेंट है? यह आपके उन स्थितियों को बाहर निकालने का जो हेजिटेशन आपके अंदर होता है, संकोच होता है। अभी मैं लगातार 2 साल से गूगल मीट अपने प्लेटफॉर्म पर करवाता हूँ, प्रीलिम्स पे, मेंस पर। फिर भी मैं यह बात अभी ओपन बोल रहा हूँ, अगर 10 बच्चे आए हैं ना, तो 10 में से 9 बच्चे ऐसे हैं, 9 से 8 बच्चे जो बोल ही नहीं पाते। उनको बार बार हम लोग बोलते हैं कि आप बोलना सीखिए, इंटरव्यू में काम देगा। तो यह ध्यान रखिएगा, यह जब इंटरव्यू के स्तर पर आता है और खतरनाक स्थिति हो जाता है कि सही क्या बोले, गलत क्या बोले, जो हम बोल रहे वो सही होगा या गलत हो, बहुत सा कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसको हम लोग 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस में आप लोग को क्या करेंगे, दूर करेंगे। और इसके लिए एक रणनीति है, ऐसे ही नहीं कोई आके बोल देगा कि हाँ 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस देंगे और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, गूगल मीट हम करा देंगे और उसके बाद आपसे ये सारी क्वेरी समाप्त हो जाएगी, आप में हेजिटेशन दूर हो जाएगा। अरे हेजिटेशन दूर करने के लिए साइकोलॉजिकल वर्क करना होता है, जो हम लोग काम करेंगे, जिस पर हम लोग टीम बनाए हैं उसके लिए। नेक्स्ट है 5 मॉक इंटरव्यू आप लोग के इसके लिए अवेलेबल कराएंगे। एक होगा जो अभी से जो ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम में, तो उनके लिए 2 मॉक इंटरव्यूज आपका जो रिजल्ट आएगा उससे पहले दे दिया जाएगा, 3 रिजल्ट के बाद। रीजन उसके पीछे है, 2 में आप डेफ और जो और भी संबंधित पक्ष उसके लिए इंटरव्यू से संबंधित सारी चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। और 3 पूर्णतः आपको क्या कराना है, जो बीपीएससी आपका बीपीएससी जो इंटरव्यू लेगा उस पैटर्न के आधार पर जहां पर सबसे कम गलतियां आप करें, सीख जाए 3 मॉक में, तो ये बहुत ही इनफ होगा। या बहुत से चीज़ें देखिए, मैं जहां तक सजेस्ट करता हूं 2-3 मॉक बहुत इनफ होते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अभी से जो चीज़ें निकल कर आई है ना, जो रिजल्ट का ओह पो है, प्लस ड्यूरेशन समय है, जो अवधि है जो लंबा हो गया है, तो इसमें बच्चे का कन्फ्यूजन लेवल बढ़ गया। तो इसलिए 2 मॉक मैं एक्स्ट्रा करवाया हूं, ताकि है ना आप चीज़ों को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़े, काम करें और अपना रिजल्ट पक्का करने के लिए काम करें। मेरा यह मानना है स्पष्ट तौर पर कि आप 17वीं में अगर इस बार आपका रिजल्ट हो रहा है मेंस में, तो इस बार अपना सारा एफर्ट लगा दीजिए, सारी क्षमता लगा दीजिए। और इसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर किंतु परंतु हो रहा है तो समस्या आपके लिए खड़ी होगी, कोई संस्थान के लिए नहीं होगा, कोई किसी टीचर के लिए नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आपको जीरो से सारी काम करनी होगी। तो आप अगर कट ऑफ लिस्ट के आसपास हैं तो ध्यान रखिए, आपको अभी से तैयारी शुरू कर देने लिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हम लोग क्या देने वाले, जैसे बेसिक फाउंडेशन सेशन हम लोग क्या देंगे, यह क्या है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के दौरान, कि जब यह साक्षात्कार जब होगा, इंटरव्यू से संबंधित सभी समान पक्षों यथा जैसे डेफ संबंधित, पोस्ट प्रेफरेंस, ड्रेस कोड, समान प्रश्नों से जुड़े शंकाओं का समाधान किया जाए। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस कैसे कवर करेंगे, आपका जो प्रोफाइल है उसके अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस कैसे होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कुछ बच्चों को यह भी बताया, इस साल डेफ पर ज़्यादा बल देने की संभावना है, क्योंकि लगातार उसकी मांग आयोग की तरफ से हो रही, बच्चों की तरफ से। ऐसा रिव्यू जब दिया जाए तो उस पर चर्चाएं हुई हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस पर बहुत ही बेहतर तरीके से काम करना होगा। आपका डेफ जो होगा, जो डिटेल आप भर के दीजिएगा आयोग को, उससे संबंधित प्रश्न आपको कैसे क्रिएट करने, कैसे उसको है ना मैनेज करना है कि वो क्या लगे, वस्तुनिष्ठ लगे, कि हाँ मैं जो कैंडिडेट यह है उसके प्रोफाइल और उसके नेचर से क्या मिल रहा है। ऐसा नहीं कि उसका प्रोफाइल जो है, उसके नेचर जो अभी वो रिएक्ट कर रहा है इंटरव्यू के दिन, वो कहीं अलग हो गया। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है, तो आपको यह शंकाओं का समाधान कराया जाएगा इसमें। अब ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य क्या है कि अभ्यर्थियों के अंदर बैठे डर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डर लगा रहता है कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे दूंगा। बहुत सी चीज़ें आप समान तौर पर एक स्टूडेंट को देखिएगा कि अभी बहुत अच्छा बोल लेता है, अभी अच्छे वक्ता के तौर पर चर्चाएँ कर लेता है विषय पर, उससे संबंधित पक्षों पर जैसे ही 4 लोगों के सामने बैठेगा, उसका ना वो आउटपुट नहीं निकल पाता है जो पहले निकल रहा किसी सिंगल व्यक्ति के सामने। तो वो डर रहता है कि 4 जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है वो कैसे हमसे प्रश्नों को बमबार्डी करेगा। और क्या ऐसा है जो आप इससे डर रहे? तो यह डर है ना केवल
क्या है, धार्मिक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है ना कोई सामने वाला बैठा हुआ व्यक्ति है तो आपको है ना काट खाएगा, या आप अगर उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आपको बोलेगा चलो बाहर निकलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, या ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि मित्रवत व्यवहार कैसे बना कर रखें। मित्रवत व्यवहार कि जो सामने वाला बोर्ड के 4 मेंबर होंगे या 5 मेंबर कभी कभी कहीं बैठ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 4 जो मेंबर होंगे उसके साथ मित्रवत व्यवहार हम कैसे करें, फ्रेंडली सेटअप कैसे तैयार कर ले कुछ ही मिनटों में। तो यह जो है ना कॉन्सेप्ट आप तभी सीख पाइएगा जब ये डर को समाप्त करने वाली जो गतिविधियां हैं उसको पहले से करके जाइए। और यह चीज़ समझने की जरूरत है, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, जिससे जो होगा क्या सहायकी बनकर उभरेगा इंटरव्यू के दिन। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आएगा, सबसे बड़ा सेल्फ जो है ना मोटिवेशन लेकर आएगा आपके लिए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व निर्माण हम कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा जो इंटरव्यू के दौरान संबंधित अत्यंत निर्णायक होते हैं, संबंधित सभी पक्ष जो व्यक्तित्व से जुड़े होते, पर्सनालिटी से जुड़े होते, जो आप दिखिएगा ना, जो आप रिएक्ट कीजिएगा वही आकलन होगा आपका वहाँ। तो इसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम प्लान करेंगे चयन पर, अंतिम जो चयन प्रक्रिया है आपकी चयन की, जो ध्यान रखिएगा जब अंतिम चयन प्रक्रिया में करो और मरो वाला कॉन्सेप्ट होता है तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्या होना होता है, डिसिप्लिन होना पड़ता है, आपको क्या वस्तुनिष्ठ होना पड़ता है। या हम इस तरीके से कर सकते हैं, उतना ही बोलना है जितना प्रश्न पूछा जाए, जिस रूप में पूछा जाए उसी रूप में उत्तर होना चाहिए, जिस संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है उसी संदर्भ में आपका उत्तर होना चाहिए। अर्थात हम वे को है ना, वे को क्रॉस नहीं कर सकते, जिस वे से वो प्रश्न आ रहा है उसी वे से आपकी प्रश्न का उत्तर जानी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि आप इस वे को नहीं कंट्रोल करिएगा ना तो क्या होगा, जितना भी ज्ञान आप क्यों ना रखे हो, आप उस समय क्या कर पाएंगे, उस समय अपनी जो सीट में पुख्ता जगह होनी चाहिए वो कमजोर कर जाइएगा। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है आपको। इसमें हम क्या करेंगे, अब तक अपने सभी सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखें। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं दुनिया में जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट साथ नहीं चलते हो। अगर कोई व्यक्ति में ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो भी खतरनाक है, कोई व्यक्ति में ज़्यादा नेगेटिव है वो भी खतरनाक है। तो यहाँ पर क्या करना है आप सभी लोगों को, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच संतुलन बनाने के टेक्निक को डेवलप करना है। और इस चीज़ को आप इस रूप से नहीं लीजिएगा कि मुझ में ज़्यादा नेगेटिव पक्ष है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी संदर्भ नहीं पाल के बैठिएगा या ऐसे कोई भी बात आपके अंदर पाल के नहीं बैठिएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन केवल एक ही बेस पर नहीं होता है। जिस दिन आपका इंटरव्यू चलेगा 10 से 15 या 20 मिनट या 25 मिनट जो भी हम बात कर ले, जो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इंटरव्यू पैनल लंबे भी कभी किसी अभ्यर्थी के चलते, किसी के 7 से 8 मिनट 10 मिनट नॉर्मल मान के चलते हैं। इस दौरान आपको क्या करना है, सामने वाले के सामने जो बैठे होंगे मेंबर उसके समक्ष वस्तुनिष्ठ बनकर रहना। जो आप बोल रहे हैं ना वो आप में झलकनी चाहिए, आपके अंदर से वो चीज़ें निकल कर आनी चाहिए कि हाँ वो रियल कैंडिडेट है। अगर आप ये कर जाते हैं बस ना, तो आपका सिलेक्शन में जो इंटरव्यू में सबसे अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस इस चीज़ को मैनेज करना, और इसके लिए सब सारे है ना खिचड़ी को ठीक करना, जो खिचड़ी बन गया है सारी चीज़ें ना अपने व्यक्तित्व में, तो उसको ठीक करने की जरूरत है। और इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं काम करेगा। इस चीज़ मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट आएगा 4 मॉक 5 मॉक में कहीं दे दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन तभी होगा जब आपका मेंस का नंबर अच्छा होगा और उस दिन आपकी किस्मत सबसे अच्छी होगी। जो चीज़ आप पढ़ के जा रहे हैं ना वही चीज़ पूछी जा रही होगी, तभी आपका ना वो क्या होगा, सिलेक्शन के लिस्ट में लेकर आएगा आपका नाम। नहीं तो क्या होगा, वैसी गलतियां जानिए इंटरव्यू बोर्ड में आप ना चाहते हुए बहुत अच्छा प्रिपेयर होकर भी जाइए ना, गलतियां ना चाहते हुए गलतियां हो जाती है। तो यह जो स्थिति है ना उसको कम करने की जरूरत है। तो इसलिए आपको सभी सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के बीच संतुलन बनाने वाली स्थिति को डेवलप करना होगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में आपको यह नहीं पता होगा कि उस दिन आपके साथ कौन से प्रश्न पूछे जा रहे, किस घटना के साथ प्रश्न पूछे जा रहे। रियल टाइम पर आपको सारी चीजें, हो सकता है आपके पॉजिटिव फैक्ट से प्रश्न निकल जाए, हो सके आपके नेगेटिव पक्ष से प्रश्न पूछ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन किए किसी और सब्जेक्ट से, आपका ऑप्शनल है किसी और सब्जेक्ट से, और मान लीजिए पीजी और पीएचडी आप कर रहे हैं किसी और सब्जेक्ट से। तो सोच के देखिए क्या स्थिति होगी। 3 जगह से आपके क्वेश्चन बनेंगे और
किस्मत खराब रहेगी तो वहीं से क्वेश्चन उठेंगे जहां सबसे कमजोर आपका विषय रहा होगा, जिसमें आप कमांड नहीं कर पाए होंगे एग्जाम इंटरव्यू के दौरान, तो वहां से नेगेटिव निकलना शुरू हो जाएगा। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके बीच संतुलन कैसे बनेगा उस पर काम करना। नेक्स्ट है बोर्ड के द्वारा पूछे जाने वाले तत्कालिक प्रश्नों के उत्तर अपने व्यक्तित्व और दृष्टिकोण के अनुरूप प्रस्तुत करना। कैसे आप प्रस्तुत करेंगे? मान लीजिए सारे उत्तर बने बनाए उत्तर आपको मिल गए, जो भी चीजें बताई गई वो आ रहा है, पर रेंडम टाइम पर है ना, इंटरव्यू बोर्ड उधर से 4 लोगों में से कोई एक ऐसा करेगा बदमाशी कि प्रश्न ऐसा पूछ देगा जो आउट ऑफ लीक है, एकदम लीक से हटके ही प्रश्न है। तो जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा उस पर रिएक्ट कैसे करना, उसके अगर वो प्रश्न आ रहे हैं उसके उत्तर किस रूप से देना, नहीं आ रहे उसमें सॉरी कैसे बोलना है, या उस पर अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करनी है, जिसके आधार पर जो बोर्ड मेंबर होगा ना वो संतुष्ट हो पाए। जरूरी नहीं हर प्रश्नों का उत्तर आपके पास हो, पर यह जरूरी होना चाहिए कि हर प्रश्न का ना बेहतर आपको निर्णय करना का क्षमता होनी चाहिए। क्या तुरंत आप रिएक्ट कर दे रहे हैं प्रश्न को देखकर, या कोई केस स्टडी टाइप का प्रश्न है तो उसको क्या आप ऐसे ही छोड़ के निकल जा रहे हैं, या उस पर कुछ समय लेकर उसके कुछ गहन विश्लेषण कर रहे हैं। अगर आप ये टेक्निक हो जाती है तो ध्यान रखिएगा, अगर वो कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे जो बोर्ड तत्कालिक रियल टाइम पर पूछ रहा है, तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन में वो अच्छी तरीके से हेल्प कर जाएगा। अगर वो संतुष्टि वाला पार्ट दे दिए जहां पर बोर्ड को लगेगा नहीं चलो केस स्टडी था, नहीं जान रहा है इस प्रकार का, पर उसका जो सोर्सिंग है सोचने का या उसका जवाब देने का, वो कहीं ना कहीं हमें बेहतर बताता है कि यह विषम परिस्थिति में कुछ विकल्प लेकर आ पाएगा हमारे सिस्टम के लिए। तो इस चीज़ को हम इस पक्ष को हम समझेंगे इस पॉइंट के तहत। तो यह जरूरी है कि व्यक्तित्व निर्माण में 2 पॉइंट को हम अच्छे तरीके से आपको अपने प्रोग्राम के तहत आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने का प्रयास करें, उस पर काम कराने का प्रयास करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसी में, अब साक्ष्य जो बोर्ड होगा, जो इंटरव्यू के दिन आपको क्या करना है, उस दिन की तैयारी कैसे हो, क्योंकि आपको अभी से तैयारी करनी होगी। जब भी आप शुरू करेंगे या रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद, आप इंटरव्यू के दिन तो नहीं सारी चीज़ें करके जाइएगा, उसके पहले ही सारी चीज़ें करके जाइएगा। तो उस दिन के लिए मान लीजिए आपका इंटरव्यू आपको 5 दिसंबर है, सॉरी आपको 5 जनवरी में, मान लो जनवरी तक चलेगा ना, 5 जनवरी 2026 को मान लो एक डेट, इस डेट को आप जा रहे हैं, किसी भी कैंडिडेट का ये डेट है जहां 5 जनवरी 2026 को आपको इंटरव्यू का डेट दे दिया है। इस दिन आपको क्या करना, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होगा। और जानिएगा इस दौरान क्या करते हैं अभ्यर्थी, यह प्रयास करते हैं सर्वोत्तम प्रदर्शन करने का, पर इस बीच वो क्या होता है, सभी कैंडिडेट अपना जो भी कैंडिडेट यहाँ बुलाए जाएंगे इस डेट को या हर डेट को, वो चाहेंगे कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाए। तो क्या वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या वो बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लगेगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है। तो इस चीज को समझिएगा। तो जाने अनजाने में क्या होता है, अनजाने में कई गलतियां हो जाती है अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के मामले में कि हम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे। मेरा मानना यह है कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उस सवाल का जवाब क्या करना है, जवाब बेहतर संतुलित और संयमित देना है। संयमित रूप से उसकी सीमा यही 3 बेसिस पर तय कीजिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना। नहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा बनिएगा ना तो समस्या ये होगा कि आपसे ज़्यादा ओवर स्मार्ट वो बैठे हुए सामने वाले 4 व्यक्ति होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, जब मीठी मीठी बातें बोलकर आपका नंबर कम दे दिया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, वही करिए जो एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए होता है। किसी प्रशासनिक अधिकारी को आप सामने रखिए, अपने सामने इमेजिन कीजिए उसके गुण क्या है। कितना भी क्राउड हल्ला कर रहा हो शांत होकर सुनता है, एक। दूसरा, कितना भी क्राउड उस पर चढ़ने को उतारू होता है वो तब तक वेट करता है जब तक उसको ऑर्डर ना मिले। तीसरा, कि वो व्यक्ति हर स्थिति में है ना सरकार के पक्ष में रहकर डिसीजन लेना चाहता है। उसका अपना भी बेटा रहेगा उस दौरान उस भीड़ में ना, तो क्या करेगा वो, हो सकता है कि सामाजिक दायित्व के कारण वो चीज़ें थोड़ा सा बेनिफिट दे दे, पर वो कोशिश करेगा कि हमारे इससे जो हमारे नियरेस्ट अधिकारी है या कर्मचारी है उसको इसका अनुचित लाभ ना मिल जाए। तो इसलिए वो क्या करेगा, न्यूट्रल होना चाहता है। तो यही 3 चीजें वो करता है।
संतुलित रहेगा, संयमित रहेगा, बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेगा। एक अधिकारी को इमेजिन कर लीजिए, किसी भी अधिकारी को, जो एक्टिव अधिकारी है, जिसके संदर्भ में आपका एक पॉजिटिव धारणा बना, उसको एक बार आकलन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा आपका डिमांड क्या कर रहा है। आपसे ये डिमांड कर ही नहीं रहा आप बुद्धिमान न ज़्यादा रहे, आपसे ये आयोग डिमांड ही नहीं कर रहा है कि आप सबसे तेज हो, या आपसे बीपीएससी का जो बोर्ड है डिमांड ही नहीं कर रहा है कि आप है ना तीव्र उत्तर दे, सबसे जल्दी उत्तर दे, यह डिमांड ही नहीं कर रहा है। डिमांड केवल 3 चीज़ों पर वो ध्यान देने की बात कर रहा है, और यही प्रशासनिक अधिकारी का प्राथमिक गुण माना जाता है, जिसके आधार पर वो आगे चलकर सिस्टम को है ना बेहतर तरीके से चला सकता है, विषम परिस्थितियों में चला सकता है। और एक चीज़ मान के चलिएगा आप लोग कि जब हम किसी प्रशासनिक अधिकारी का चयन करते हैं ना, विषम परिस्थितियों में बेहतर वो कैसे कर सकता है, इसी आधार को लेकर आपको चयन कराया जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, इन गलतियों में समय रहते समाधान कर लिया जाए तो यह अभ्यर्थियों की क्षमता बढ़ाने और साक्षात्कार के दिन, इंटरव्यू के दिन उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण या सहायक तौर पर काम करेगा। इस चीज़ को समझिएगा। जो आपके पास अभी भरा पड़ा है ना, अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ, एक प्रश्न आप लोग से पूछूं तो उसका अलग अलग तरीके से आप लोग उत्तर दीजिएगा, और यह भरा पड़ा रहता है कि मैं अभी छलक जाऊं पूरा, जैसे होता है ना, इसे अनर्गल नहीं लीजिएगा, बस सीखने के तरीके से, जैसे आधा गगरी छलकत जाए वाला कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। अब है कि जब तक नहीं भरा रहेगा ना गगरी, तब तक वो क्या होगा, इसमें वो चीज़ें बाहर नहीं निकलेगी। अब आधा भरा रहेगा छलक छलक के, क्योंकि कॉन्सेप्ट साइंस का ही बोलता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वो चीज़ें आपको ना इंटरव्यू बोर्ड के सामने मैं पूरा भर के आया हूँ सर, आप मुझे नहीं सेलेक्ट कीजिएगा, तो फिर आपकी गलती होगी। ये चीज़ कॉन्सेप्ट जिसके दिमाग में बैठा दिया, अरे बच्चा तो ये आया है, गर्ल हो या बॉय हो, कोई भी अभ्यर्थी आया है, अगर इसको नहीं चयन करे तो इस फील्ड में लगता है कि कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो बच्चे को अच्छे नंबर दे दो, कम से कम उसको इंटरव्यू में कहते हैं मेंस में अच्छा नंबर लाएगा तो फाइनल लिस्ट में वो अच्छे रैंक से आ जाएगा। और वो पहले से सारी चीज़ें ओवरव्यू हो जाती है आपके इंटरव्यू के दौरान, जितना देर आपका इंटरव्यू चलेगा, कि आप किस लेवल की चीज़ें आप लेकर आ पा रहे हैं या दे पा रहे हैं सामने वाले को। तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इसलिए इस पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि यही वो दिन होता है जहां एक अभ्यर्थी अपने बेहतर भविष्य की पहली नींव रखता है। यह पहली नींव आपकी होगी आपके बेहतर भविष्य की। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, और कई बार इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, पर अपने जीवन या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो बेहतर भविष्य का निर्माण होगा एक अधिकारी के तौर पर, यह पहली नींव यही इंटरव्यू है। अगर इसको क्या करें आप क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद आपको है ना प्रशासन में बेहतर करने के लिए ही केवल मोटिवेट किया जाएगा, बेहतर करने की ही अपेक्षा आपसे की जाएगी। आप किसी भी स्थिति में होंगे, आप समाज को या सरकार के उन सभी कार्यों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको काम दिया जाएगा, तो सबसे बेहतर भविष्य आपका वहाँ से निर्माण हो जाएगा। तो पहली कड़ी जो सीढ़ी है या पहली नींव है, वो यहीं से रख देनी है आपको, और इसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट से रखनी। मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, मैं वो बात बोल रहा हूँ, वो बात कह रहा हूँ ना जो प्रशासन की आवश्यकता है, क्योंकि मैं उस फील्ड में काम कर रखा हूँ जहाँ पर ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर नेसेसरी होता है। मेरा कभी सब्जेक्ट पवेड रहा है जहाँ पर प्रशासन को, और देखिए मैं पवेड इसलिए लिया था ना, प्रशासन को जानना है मुझे। मैं पवेड इसलिए नहीं लिया था, मुझे कोई एक सब्जेक्ट है, मैंने पीजी वहाँ से हिस्ट्री से भी पीजी किया और पवेड से भी किया। तो सोच के देखिए, मुझे सीखना था पवेड को, प्रशासन को, क्योंकि मुझे प्रशासन में जाना था। मैं एनजीओ चलाता हूँ, उसमें काम करता हूँ, तो मुझे प्रशासन को समझना था, सिविल सोसाइटी क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी क्या होता है, उसके बीच का तालमेल क्या है, इसको समझने के लिए मैंने लोक प्रशासन पढ़ लिया। तो सोच के देखिए, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करिएगा, ये सब चीज़ों को नहीं समझिएगा, प्रशासन डिमांड क्या कर रहा है, प्रशासन कैसे काम करता है, प्रशासन की ऑन डिमांड क्या है, ऑन ड्यूटी क्या है, तो ये बोर्ड आपको उसी समय तय करेगा। आप में वो गुण सारे हैं जिसके आधार पर चीज़ें आपको क्या होगा कि आपको नंबर दिया जाए। इसी अब संभावित मॉडल उत्तर, जैसे संभावित प्रश्नों का मॉडल उत्तर, यह भी बहुत जरूरी है। अभी से आपके दिमाग में कुछ बच्चों का कॉल आ गया, सर मेरे ऑप्शनल का आप संभावित प्रश्न दीजिएगा या नहीं दीजिए, जो पीडीएफ शेयर किया गया कल ना, उसके बाद तो मैंने उनको बहुत ही रिलैक्स मूड से दिया। आपको वो सारी चीज़ें दे दी जाएगी जो आपके इंटरव्यू के दिन है ना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देगा। तो डेप्थ जैसे जैसे आप लोग के आएंगे, पहले तो मैं कुछ का बना के दे दूंगा, उस पर काम चल रहा है, एक इंटरव्यू के बुक पर जिसमें मैंने आप लोगों को लगाया भी था स्टेटस पर, उस पर काम चल रहा है। पर ध्यान रखिए डेप्थ जैसे जैसे आएगा, मेरे यहाँ जैसे कैंडिडेट आएंगे
उसके आधार पर उनके सारे प्रश्नों को बना देंगे। और जो प्रोफाइल आप बनाइएगा ना, प्रोफाइल डेप्थ का प्रोफाइल, उसके अनुसार हम आपका सारे संभावित प्रश्न बना देंगे और मॉडल उत्तर आपका कम से कम उस प्रकार के उत्तर भी दे देते हैं, तो आप क्या होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ पाएंगे। इस दौरान ध्यान रखिए, सभी अभ्यर्थियों में यह समान जिज्ञासा होती है कि जो बोर्ड होगा वो किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, तो यह सबसे बड़ा ध्यान। और देखिएगा, ये मिथ को है ना थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए यह मिथ ऐसा है ना कि यह आपको या तो आपको बाहर कर देगा या अंदर ही घुसा देगा, अर्थात प्रशासन में ला देगा। आपको फाइनल जो लिस्ट होगा उसमें आपका नाम होगा। अब यह क्या करता है, देखिए, आप इस दौरान इतना क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं ना, इतने डाइवर्सन से प्रश्न के क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं कि जब रियल टाइम पर क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ मिस कर जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को जरूर पूछना। जो बोर्ड है ना, लगातार उन सभी पक्षों को अपने इंटरव्यू पैनल के दौरान जब 1 से 1.5 महीना का जो ड्यूरेशन रहेगा उसमें प्रश्न पूछता है, तो उसको संग्रह हम लोग बेहतर तरीके से कर देंगे और उसमें व्यवहारिक पक्षों को ज़्यादा ध्यान में रख के आपका उत्तर बना देंगे, ताकि आप उसका बेहतर तरीके से आप सॉर्ट आउट कर पाए उस दिन। उसके बाद इस पहलू को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके मॉडल उत्तरों को संकलन उपलब्ध कराया जाए, ताकि आप थोड़ा सा क्या हो पाए, मोटिवेट हो पाए, और साथ ही साथ कुछ आप एक सर्किल में ही काम कर पाए, इस सर्किल से बाहर नहीं, दायरा आप अपना नहीं तोड़ पाए। और यह बहुत जरूरी है, दायरे में रहकर काम करना। जितना दायरा के अंदर आप रह के काम कीजिएगा उतना ही आपका सिलेक्शन होने का रेट ज़्यादा होगा। देखिए, मेरा यह मानना है स्पष्ट तौर पर, एक कैंडिडेट के लेवल से और एक शिक्षक के लेवल पर भी आपको अभी केवल सीमित रहना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना। मेरे शब्दों को ध्यान रखिए, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका समान उत्तर दे के आना है। अगर ये कर जाते हैं, आपको अच्छे नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर उसमें कुछ बदमाशियां करके आइएगा, ओवर स्मार्टनेस दिखा के आइएगा, तो आपका इंटरव्यू 20 मिनट भी चलेगा, ठीक है ना, पर नंबर आपको वैसे ही मिलेंगे जो औसत से भी कम होंगे। जो आपको पास तो छोड़िए, इतना करीब ला के छोड़ेगा ना कि मलाल जीवन भर रहेगा कि यार थोड़ा सा हम कंट्रोल कर लेते या उन गलतियों को कम करते तो मैं लिस्ट में नाम रहता। समझ में आ रही बात को, इस चीज़ को समझिएगा। और ध्यान रखिएगा, यह जरूरी इसलिए है कि आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट को ना बाहर करे, विकसित करे और आप सेल्फ मोटिवेट हो। इसलिए यह बहुत जरूरी है। कुछ मॉडल प्रश्नों का कुछ मॉडल उत्तर तो हम लोग देने का प्रयास करेंगे ताकि आप उस चीज़ों को प्राप्त कर लें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें जो करंट अफेयर्स है वो क्या है और यह क्या रोल रखता है। देखिए, मेरा मानना है ये करंट अफेयर्स का जो भी मैं अभी तक गाइड किया अपनी क्षमता के आधार पर, उस आधार पर मैं बोल सकता हूँ यह असीमित दायरा है। जब आप चलना शुरू कीजिएगा ना, डेली का अगर पेपर ले लिए, एक ही पेपर को ले लिया जाए, मैं सभी पेपरों की बात नहीं कर रहा हूँ या सभी साइटों की बात, मैं बस पीआईबी की बात कर ले रहा हूँ और बिहार गवर्नमेंट का एक साइट जो है ना आपको सूचना प्रसारण वाला, अगर 2 साइट को ले ले, अगर उसी को आधार बनाकर अगर करंट अफेयर्स को तैयार करना शुरू करें ना, आपका डेली का 20 से 25 पेज करंट तैयार होगा, 20 से 25 पेज का। तो सोच के देखिए, जितना दिन आपके इंटरव्यू का दिन रहेगा, मान लीजिए आपको 20 जनवरी को रहा तो 20 दिन उधर का और इधर जितना दिन रहा उतना दिन करंट, मैं 3 महीने का 4 महीने का करंट का बात कर रहा हूँ। तो सोच के देखिए कितना करंट हो जाएगा। तो क्या सभी करंट पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा? तो यह समझ विकसित करना, और इसके लिए हम जो है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको गूगल मीट के माध्यम से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो है संबंधित टॉपिक के संक्षिप्त और प्रभावी रूप से सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सहित कवर करा दूंगा। उसके लिए आपको कुछ है ना ऐसा टूल बता दूंगा जो आप कलेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, इंटरव्यू बोर्ड में इस प्रकार के प्रश्न टॉपिक हो रहे हैं, प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है और ये प्रश्न लाजमी भी होगा वहाँ सेलेक्ट उस करंट को है ना उस दिन सेलेक्ट होने के लिए, प्रश्न के तौर पर सेलेक्ट होने के लिए बोर्ड के द्वारा सेलेक्ट किए जाने का कुछ टूल्स है जो आयोग है ना पैटर्न के आधार पर क्या करता है, हर बार बताता है। और आप लोगों को पता है मैं बिना डाटा बिना फैक्ट की बात नहीं करता हूँ, ऐसे हवाई में नहीं बोलूँगा हाँ इसको मैं क्रिप्स करके दे दूंगा। आप उन चीज़ को मान के चलिए, अगर 10 करंट आपको मैं दे रहा हूँ तो बोर्ड के द्वारा 7 से 8 है ना करंट उसमें पूछे जा रहे होंगे। 2 करंट इसलिए एक्स्ट्रा होता है कि हो सकता है उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछ दिया जाए।
इसको ध्यान में रखना है। और यह चीज़ें अब बहुत ही आसान है, अगर उस पैटर्न को, उस तरीके को समझ ले आप जो एग्ज़ाम में फॉलो किए जा रहे हैं, वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू में हो, आप उस पैटर्न को समझ जाएंगे तो हम इसको आपको करा के देंगे, जिसके माध्यम से गूगल मीट में हम लोग काम करेंगे उसके लिए। और यह गूगल मीट से ही होगा। रीज़न ध्यान क्यों? क्योंकि गूगल मीट में सारी चीज़ें आसान है। ऐसे होता है टू वे कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, अगर मैं रिकॉर्डेड वीडियो दे दूँ या लाइव वीडियो करा दूँ फिर भी नहीं हो पाएगा। गूगल मीट में टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो इस पर हम लोग कर लेंगे। उद्देश्य इसका क्या है कार्यशाला का? तो असीमित दायरे को सीमित रूप में लाने का प्रयास। जो असीमित दायरा फैला हुआ है इंटरनेशनल करंट का, नेशनल करंट का और बिहार करंट का, जो आपको उसमें प्रशासन की भूमिका करंट में क्या रहेगी, उस असीमित दायरे को सीमित करना, ताकि आप कंसाइज होकर चीज़ों को कवर कर सके नियमित समय में। अब ध्यान रखिएगा, पूर्वाभास पहले ही हम लोग करा देंगे, ताकि आप उस दिन, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, उस दिन बेहतर प्रदर्शन करें। किस प्रश्न का किस तरीके से कितने सीमा तक उत्तर देना है। नहीं तो पता क्या होता है ना कि अगर करंट, जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें सीधा सा, अगर द्विराष्ट्र सिद्धांत पर कौन से प्रश्न पूछा जाए तो पहले दिमाग में आपका उत्तर क्या निकल कर आएगा? हो सकता है करंट वाला पार्ट आ जाएगा, हो सकता है भारत और पाकिस्तान वाला कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाए कि द्विराष्ट्र सिद्धांत वहां भी अपनाया गया था। अब सोचिए कि बोर्ड किसको पूछ रहा होगा? बस ये बोले कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको क्या बोलना है जिससे आपको सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे। यह टेक्निक सीखना है, और यह जब तक टेक्निक नहीं सीखिएगा ना, तब तक ये चीजें आसान नहीं हो पाएंगे। बहुत से बच्चे होंगे अभी ट्रोल करना शुरू करेंगे, बैच बेचना शुरू कर दिया। मैं सीधा से एक शब्द में जानता हूं, अगर 17वीं में आपका रिजल्ट आ रहा है, 17वीं में रिजल्ट आ रहा है, 17वीं मेंस में बीपीएससी में, तो ध्यान रखिएगा आप इस बार फाइनल होने की वो सारी क्षमता लगा दीजिए जिससे आप उस लिस्ट में आएंगे। उसके लिए किंतु परंतु कुछ नहीं करना, किसी से टोल सिस्टम पर नहीं जाना, तुम्हारा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, वो फलना क्या कर रहा है, चिलना क्या कर रहा है, ये सब कुछ नहीं करना। आप अपना कैंडिडेट है, आप अपने भाग्य का निर्धारण करना है। आपको क्या करना आपको खुद पता है, मेरी आपकी गलतियां कहाँ आपको खुद पता है, कोई व्यक्ति नहीं समझा सकता है। तो आपको वही करना है। अगर लिस्ट में नाम आपका आ रहा है, मेंस के रिजल्ट में संभावना है, अगर 10% भी संभावना है तो आप क्षमता लगा दीजिए कि हाँ मैं इस बार फाइनल लिस्ट में आऊँगा। 71वीं के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो 71वीं आपको बर्बाद करेगा, फिर 72वीं भी बर्बाद करेगा। मेरा स्पष्ट मानना है 17वीं बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया आप लोगों को, इसी में निकलिए और आगे बढ़िए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। रणनीति क्या होगी कि यह अभ्यर्थियों के पक्ष को बेहतर करने के लिए क्रिप्स रूप में डेली वाइज कंटेंट उपलब्ध कराए, ताकि अभ्यर्थियों में भटकाव कम हो। कुछ क्रिप्स नोट्स में रात के समय आप लोगों को दिन भर की जो घटना होगी वो रात में क्रिप्स नोट्स के तौर पर आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप उसको समझ पाए। और यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है, बच्चे को हिंदी और इंग्लिश मीडियम ये दोनों को इससे दूर होना अब है। रीज़न है, अगर इंग्लिश वाले आप हैं तो इंटरव्यू बोर्ड में भले आपसे पूछेगा आप किस प्रकार की भाषा से उत्तर देना चाहते हैं, पर किसी बोर्ड मेंबर के द्वारा हिंदी में प्रश्न कर दिया जाता है तो आपको हिंदी में उत्तर देना होगा। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में उसका उत्तर दीजिए, जैसे ही दीजिएगा नेगेटिव बातें निकल कर आ जाएगी कि ओवर स्मार्ट बन रहे हो, प्रशासन में आके काम करना है, क्या कहते हैं प्रशासन में काम करना है आपको, लेमैन आदमी के साथ जो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पा रहा, कभी भोजपुरी बोलेगा, कभी अंगिका बोलेगा, कभी आपको मगही बोलेगा, उस भाषा को समझ के आपको है ना सरकारी लैंग्वेज में चीज़ों को करवाना है। तो सोच के देखिए, तो आप भाषा को लेकर विवाद अभी क्रिएट मत कीजिएगा अपने दिमाग में कि हम इंग्लिश में ही सारी चीज़ें करने सीखिए। अभी समय है, 1.5 महीना समय है, तो थोड़ा थोड़ा उन बातों को समझ लिए। अगर इंग्लिश वाले तो हिंदी में समझिए, और हिंदी वाले तो इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। हो सके तो अभी कुछ पेपर को एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुछ टोन आपको आ जाएगा उस तरीके। क्योंकि अगर बोर्ड में मान लीजिए हिंदी में आप बोले कि हम हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, कुछ बोर्ड मेंबर के द्वारा बदमाशियाँ कर दिया जाएगा कि आपसे कुछ इंग्लिश में प्रश्न पूछ दिया जाएगा, तो क्या आप उसको उत्तर नहीं दीजिएगा। और प्रशासनिक अधिकारी पर मान लीजिए कोई डेलीगेशन, जैसे मेरे एक मित्र हैं और पैनल में भी आए हुए रविशंकर पटेल, उनका पोस्टेड ऐसा जाएगा बिहार के है ना अंतिम छोर पर है और नेपाल के बॉर्डर से, हर समय है ना डेलीगेशन उनका नेपाल से आता है, तो इंग्लिश में आपको सारी जवाबें देनी हो जाती है उस समय। क्योंकि डेलीगेशन जब आता है ना तो प्रेफर करता है कि या तो
अपने लैंग्वेज में बात करेगा तो ट्रांसलेटर का जरूरत हो जाएगा, नहीं तो इंग्लिश में ही लोग बात करते हैं। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें समझना होगा। प्रशासन में ऐसे लोगों का जो संतुलन नहीं बना के रखेगा ना, वो समस्या हो जाएगी। तो आपको क्या करना, अभी से उसके लिए प्रयास करना। हिंदी इंग्लिश में मत जाइएगा, आपको जो चीज़ें दी जा रही है उससे अधिकतम लाभ लेना सीखिए, उसको अपने तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए, सीखने का तरीका डेवलप कीजिए। अब न्यूज़पेपर की महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है इस दौरान, तो ध्यान रखना प्रत्येक दिन टॉपिक का इन्फोग्राफिक उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि आप उन चीज़ों को इमर्ज कर सकें। इन्फोग्राफिक करने का मतलब कोई टॉपिक होगा तो मान लीजिए कोई टॉपिक आज का घटना 8वां वेतन आयोग है, 8वां वेतन आयोग है ये है, तो इससे संबंधित आपको क्या किया जाएगा, कुछ इंफोग्राफिक दे दिया जाएगा ताकि आपको क्या कर पाएंगे कि न्यूज़ को है ना कलेक्ट करके रखेंगे, ताकि आप अगर प्रश्न से पूछ दिया जाएगा तो आप उसका उत्तर बेहतर दे पाएंगे। तो इस सब चीज़ों को आपको उपलब्ध करा दिया जाए ताकि भटकाव कम हो। तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे इंटरनेशनल, बिहार और नेशनल करंट का। जब तीनों हम देंगे एक छन्नी की तरह छन कर आएगा और क्रिस्प नोट्स में आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप है ना बेहतर तरीके से उत्तर दे पाएंगे। यह हमारा प्रयास रहेगा। तो इसके साथ आप सारी चीज़ें कर सकते हैं और यह बेहतर तरीके से आपको आगे बढ़ाएगा। इस चीज़ को समझिएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं पैनल की। देखिए मेरा कोशिश यही रहा है कि पैनल में ऐसे लोगों को लाया जाए कि आपके वर्तमान समसामयिक की जो प्रॉब्लम्स है बिहार में, उसको है ना बेहतर तरीके से समझा पाए, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे प्रशासन में कैसे बेहतर किया जा सकता उनकी भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे टीम में रहेगा। सबसे पहले मैं रहूँगा, जिसमें मैं खुद एक फाउंडर रहा हूँ बोधयुक्ति फाउंडेशन का और उसके बाद बोधयुक्ति क्लासेस का। उससे पहले मेरा एनजीओ में बहुत सा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत से सालों से, लगभग 7-8 सालों का एक्सपीरियंस रहा है। उसके अतिरिक्त मैंने एक्स फैकल्टी और मॉक इंटरव्यू पैनल एडिटोरिया में रह चुका हूं, जिसमें बहुत से बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया इस दौरान। उसके बाद एक्स फैकल्टी अन अकेडमी में काम कर रखा हूं एक्स फैकल्टी के तौर पर, तो वहां पर भी मैं फाउंडर था। यहाँ पर चीज़ें उभर कर सामने थे। बिहार यूपी रिप्रेजेंटेटिव हेड रहा मैं, एक IQ इरेना कंपनी थी जो बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करती थी। तो ध्यान रखिएगा, उसमें एज ए हेड रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ। बिहार और यूपी 2 स्टेट को मैं संभालता था। तो मैं कैसे कोऑर्डिनेट करना है सिस्टम के साथ, वो चीज़ें मैं जानता हूँ। अब इसके साथ साथ मैं WHO में एस कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ। WHO में जो शुरुआती दौर में मैं रहा था, तो वहाँ पे भी मैं प्रशासन के साथ कैसे काम किया जाता है मिलकर, क्योंकि WHO एज ए NGO के तौर पर काम करती है। बड़ी सबसे बड़ा NGO समझ लीजिए उसे। सरकार कैसे तालमेल करना, कैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निजी संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं को जोड़ के रखना, इस तहत मैं सारी चीज़ों को देखता था। तो ध्यान क्या करना है कि जो प्रशासन के गुण है उसको मैं समझा पाऊंगा। फिर उसके बाद करेंट अफेयर्स के संदर्भ में मेरी सारी चीज़ें पकड़ रहेगी। IR के संदर्भ में सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। साइकोलॉजिकल, ध्यान रखिए, साइकोलॉजिकल बिहेवियर को मैं देखूंगा इस दौरान। मेरे जो एक्सपर्ट है, मैं कुछ बच्चों को देखकर, कुछ अभ्यर्थियों को देखकर आकलन कर लेता है उसकी सीमा कितनी है, उसको किस दिशा में काम करना। और ये 1-2 दफ़ा नहीं, जब मैं यहाँ पर काम करता था तो जो मॉक इंटरव्यू में कुछ बच्चों को ऐसा मैं आप लोगों को बताया जिसके आधार पर वो बच्चे काम कर लिए, उनका सिलेक्शन हो गया। उसी तरीके से आप लोगों को जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर, जिसको आप में दिखेगा नहीं पर सामने वालों को जरूर दिख रहा होगा, क्योंकि उसके पास उस तरीके एक्सपीरियंस है, तो उन गलतियों को मैं थोड़ा सा नोटिस कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो जिस पर आप लगातार सुधार कर लीजिएगा, उस पर काम कर लीजिए, तो वो चीज़ें निकल कर समाप्त हो जाएगी और बेहतर कैंडिडेट के तौर पर निकल कर आएंगे। फिर पॉलिटिक में जो पॉलिसी क्रिटिक हो, किसी पॉलिसी में कितने सकारात्मक पक्ष है, कितने नकारात्मक पक्ष है, इसके संदर्भ में आपसे सारे प्रश्न करूंगा ताकि आप एक संतुलित उत्तर क्रिएट कर पाए। जरूरी नहीं सरकार हर जो योजना ला रहा है उसमें सारी चीज़ें बेहतर आ रही होंगी, कुछ नेगेटिव पक्ष है जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो क्रिटिक्स के तौर पर मैं सारी चीज़ें आपसे पूछूंगा ताकि आप संतुलित बन रहे। उसके बाद डॉक्टर वशिष्ठ सम्राट मेरे मित्र भी है, मेरे साथ काम भी किए हैं, और यह कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनके फाउंडेशन के मेंबर भी हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, लॉ भी वहाँ यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उसके चाइल्ड राइट एम्बेसडर हैं इंडिया के, और ब्रांड एम्बेसडर बिहार के हैं, जो बिहार एम्बेसडर भी हैं बिहार के, आपको इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बिहार के। तो 2 इनके पास उपलब्धियां। साथ ही साथ सबसे बड़ी उपलब्धि इनके पास है, जो ILO कन्वेंशन हुआ था 182वां हुआ था, उनके मेंबर के तौर पर भारत को रिप्रेजेंट किए। तो इनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनली इनको जानता हूँ। यह इतने अच्छे आपको
आपके रोल को उभार कर सामने लाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि प्रशासन में इसी प्रकार के लोगों की जरूरत है, बोर्ड इसी प्रकार के लोगों को ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर ये काम करके देंगे और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के साथ ये काम करते, अभी भी उनके साथ सारी चीज़ें, इनका मैंने आप लोगों को स्लाइड भी शेयर किया था, बहुत बेहतर तरीके से इनके उस एक्सपीरियंस को चाइल्ड राइट जो है इनके लिए ब्रांड एम्बेसडर इंडिया के लिए बनाया गया इनको। फिर SBM स्वच्छ भारत अभियान का भी इनको एम्बेसडर कुछ दिन पहले बनाया गया था। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, इनके एक्सपीरियंस को आप हमारे बोर्ड में गेन कर सकते हैं, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। सोशल जस्टिस प्रोग्राम कैसे काम करता है, सरकार उसके लिए किस प्रकार की नीतियाँ लेकर आया, और यही सारा इंटरव्यू का पक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉलिसी मेकिंग कैसे होता है, पॉलिसी किस रूप से उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है, या उसमें कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसको इनके द्वारा आपको एक्सपर्टीज है उनमें बेहतर काम किया। क्योंकि इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जब निर्भया कांड हुआ था ना, तो KS जो कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन है उसके द्वारा भी कुछ मांगा गया था सरकार के द्वारा, आपके इस संबंध में आपकी क्या राय है, तो उनमें इनके द्वारा भी कुछ बातें बताई गई थी। तो ऐसा नहीं कि पॉलिसी बनाने में पॉलिसी मेकरों को ध्यान रखना है कि पॉलिसी मेकिंग में किस प्रकार के रोल होते हैं, किस प्रकार के काम करते हैं, उससे संबंधित प्रश्न आपको जब पूछे जाएंगे तो आप इनसे बेहतर लाभ ले पाएंगे। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में इनका पकड़ है, क्योंकि ये गोल्ड मेडलिस्ट भी इकोनॉमिक्स में, और आप PhD भी कर रखे हैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पर काम भी कर रहे हैं। तो इनको इसमें ह्यूज एक्सपीरियंस है, तो इनका आप लाभ ले सकेंगे, बेहतर तरीके से लाभ ले पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हिमांशु तिवारी। तो ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर अभी डिपार्टमेंट ऑफ CSE, आपको लैड जो यूनिवर्सिटी है आपको नोएडा, वहाँ पर यह अभी कार्यरत है। और ध्यान रखिएगा, यह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग लीड का है ना, पार्ट के तौर पर जो काम कर रहे हैं, वहाँ पर इनके द्वारा इनको उस यूनिवर्सिटी से लीड करवाया गया था। कहाँ पर, ध्यान रखिएगा, आपको है ना अभी हाल ही में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराया गया था, भविष्य के लिए वो किस प्रकार का उपयोग करेगा, उस कोर्ट कमेटी में मेंबर थे। तो इस तरीके से आपको है ना, जो वर्तमान में इस जो इनोवेशन चल रहा है, जो टेक्निक चल रहा है, उसमें क्या लाभ हो सकता है, क्या आप सब प्रशासन पर भूमिका दे सकता है, उस प्रशासन उससे कितना लाभ ले सकता है, इन सारे पक्षों को इन्हें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे सारी चीज़ों को क्लियर कराएंगे। तो साइंस टेक पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके बदलते आयाम कैसे, बदलते पक्ष कैसे, वो प्रशासन और लोगों के बीच कैसे संतुलन बना सक रहा है, इसके संबंध में सारी चीज़ें ये लेकर आएंगे और आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो आप है ना बोर्ड के सामने बेहतर कैंडिडेट बनकर जा पाएंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर मेधा सिंह, यह भी एम्स है ना गोरखपुर में कार्यरत है एज ए डॉक्टर के तौर पर। ध्यान रखिएगा, मैं इनको क्यों लेकर आया हूँ, अभी है ना बिहार सरकार में स्वास्थ्य बड़ी समस्या है, नीति आयोग ने बार बार रिपोर्ट में बोल रखा है, और साथ ही साथ इंटरनेशनली WHO की रिपोर्ट में कुछ चीज़ें निकल कर आई है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार स्वास्थ्य को लेकर लगातार प्रयासरत, पर वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। तो क्या समस्या, किस प्रकार से काम किया जा सकता है, एक प्रशासन में जब जाइएगा तो पब्लिक एंड कम्युनिटी हेल्थ क्या है, उससे संबंधित चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। अब ध्यान रखिए, मेडिकल जो हमारा है उसकी पॉलिसी क्या है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है इसमें स्वास्थ्य के संबंध में, ये सारे पक्षों को यह आपसे शेयर करेंगे, आपसे आपके एक्सपीरियंस अपनी बताएंगे, और मॉक के दिन आपसे क्या करेंगे, बहुत से सवाल जवाब करेंगे जो अभी बिहार सरकार सबसे प्राथमिक समस्याओं में। तभी तो आप सोच के देखिए ना, बिहार में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाया गया ना, मे बी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जो PMCH में दूसरा ही है, मे बी उससे पहले चीन में एक है। तो आप अगर मैं करेक्शन हो तो उसको करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि मुझे कुछ मिस हो रहा है। पर अस्पताल बनाया गया, 5000 बेड का अस्पताल बनाया गया। क्यों बनाया गया, आवश्यकता वैसी, क्योंकि लगातार है ना सरकार के द्वारा इस रूप से प्रयत्न किए जा रहे हैं, तो आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। अभी हाल ही में उसी अस्पताल का एक सर्वे हुआ किसी निजी चैनल के द्वारा, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वैसे ही काम करे जाए। तो साइकोलॉजी कैसे काम करता है, प्रशासन इसमें कैसे अपनी भूमिका बेहतर कर सकता है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे इनके द्वारा क्रिएट किए जाएंगे। तो इंटरव्यू बोर्ड में उम्मीद कीजिएगा इस साल स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो हम इस पर भी इनसे चर्चा कर लेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, प्रशासन से अभी 2 लोग जुड़े हैं, क्योंकि अभी एग्जाम में बोल रहा हूँ, अभी बिहार विधानसभा चुनाव है, तो उसमें सभी लोग व्यस्त हैं। तो धीरे धीरे इस लिस्ट में और भी लोग जुड़ जाएंगे, अभी लिस्ट आना बाकी है। तो लगभग हम इन प्रयास करेंगे, जो एक्सपीरियंस है, जैसे रवि शंकर पटेल, यह ध्यान रखिएगा सेलेक्टेड हुए हैं 66 BPSC में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, अभी काम कर रहे हैं, RDO के पद पर इनका चयन हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका है करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी, जो है सस्टेनेबिलिटी, जो सतत विकास प्रक्रिया कैसे काम करता है, इनके द्वारा बहुत सा काम किया गया है। तो इस क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनके द्वारा आपसे बहुत सी चीज़ों को कवर किया जाए। गवर्नमेंट एंड पॉलिसी, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, आप इसी लिए काम करिए,
रूरल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर प्रशासन को काम कीजिएगा। तो कैसे काम करता है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैसे हमारे यहाँ संवैधानिक संस्थाएं जो काम कर रही है 73वां संविधान संशोधन के तहत, वो कैसे काम करता है, उसके लिए यह सारी चीज़ें। साथ ही साथ आपको सोनू कुमार गुप्ता जी है, यह भी अभी BPRO पद पर काम कर रहे हैं। ह्यूज एक्सपीरियंस इनके पास हो गया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इशू को लेकर। तो ये वहाँ से पॉलिटी एंड IR से संबंधित प्रश्नों को आप इनके द्वारा क्रिएट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे काम करती है, कैसे वो बेहतर प्रशासन को क्या कर रही है, बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, लोग कैसे कनेक्ट कर रही है, इससे आपको सोनू जी के द्वारा प्रश्न उससे क्रिएट किए जाएंगे। तो इस चीज़ को समझिएगा। नेक्स्ट है इनके बाद ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं तो 1-to-1 पर्सन गाइडेंस की बात करते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात कर रहा था ना, 1-to-1 गाइडेंस क्यों लेना चाहिए, हमारे प्रोग्राम में क्यों शामिल होना चाहिए आपको इसी प्रोग्राम के तहत। बाकी सारी चीज़ें लोग देंगे, है ना, जो भी कराएंगे देंगे, पर ये जो मैंने अलग किया है इसको समझिएगा कि व्यक्तिगत जो है सहयोग प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है अपने लक्ष्य और साक्षात्कार के दिन संबंधित शंकाओं का समाधान हासिल करने के लिए। मैं अभी से यह नहीं करा रहा हूँ, मैं प्रीलिम्स का स्तर पर, मेंस का स्तर पर भी गूगल मीट कराता हूँ। अब है पर्सनल में सारे बच्चों को जानता हूँ कि पर्सनली जब मैं सारी समस्याओं को जब जान जाता हूँ तो उनका सॉल्यूशन बेहतर निकाल पाता हूँ। तो रीज़न है कि जब आप हमसे जुड़िएगा गूगल मीट के माध्यम से 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस के तौर पर, तो आपकी क्या गलतियाँ हैं ना उसका सारा निचोड़ आपको पहले दे दूंगा ताकि उस पर आप काम कर सके। और यह बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसके आधार पर आप क्या करें, अपनी जवाबदेही और कौशल विकास के लिए सुरक्षित और केंद्रित वातावरण क्रिएट कर पाएंगे, हम लोग प्रदान करेंगे। जहाँ पर आपको ध्यान रखना, इसका उद्देश्य रहेगा करंट अफेयर्स के लिए पर्सनलाइज जो अप्रोच है कैसे हो सकता है, जो अटेंशन है वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है, किस रूप से हम बेहतर काम कर सकते, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अकाउंटेबिलिटी को बना सके, किसी प्रश्न को लेकर कैसी जवाबदेहिता क्रिएट कर पाएंगे, इस प्रकार के पक्षों को, ट्रस्ट कैसे डेवलप कर पाएंगे, गोल ओरिएंटेशन कैसे हो पाएंगे, इसके लिए सारे चीज़ों को कवर कराया जाएगा 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में। ध्यान रखिएगा जो पर्सनल गाइडेंस है इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा। जब लगातार हम चीज़ों पर चर्चा करने लगेंगे ना, तो क्या होगा कि आप बोर्ड के दिन संतुलित उत्तर दे पाइएगा। मैं शुरू से बोल रहा हूँ केवल एक ही आधार पर आपका चयन होगा जब संतुलित और सारगर्भित रूप से उत्तर देने की क्षमता आप में होगी। दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, संतुलित और सारगर्भित रूप से आप उत्तर देने की क्षमता आपने क्रिएट कर लिए होंगे, और ये तभी होगा जब इस प्रकार के कुछ गतिविधियां करिएगा। अब ये काम कैसे करेंगे इस पर, तो ध्यान क्या रखना है, 1 सेकेंड। इसमें काम हम लोग करेंगे कि एक टाइम अलॉट किया जाएगा आप लोगों के लिए। मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो आज के दिन 10 बच्चों को टाइम दिया गया या 5 बच्चों का सीट बना, जैसा आवश्यकता होगा वैसा डे के अनुसार। तो मान लीजिए एक कैंडिडेट का टाइम हुआ 7 बज के लग के 7:20 तक, ठीक है ना। तो 7:20 में ए बच्चे का 7:21 से लेकर 7:40 तक, दूसरे बच्चे का, तो इसी तरह टाइम अलॉट होगा। और ये जो बच्चा होगा 7 से लेकर 7:20 तक एक कैंडिडेट, वो केवल वही प्रश्न करेगा, उससे संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। हालांकि इस समय ध्यान रखिएगा जितने भी इनरोल होंगे हमारे इस प्रोग्राम में सभी लोग इनवाइट होंगे और सभी लोग क्या कर पाएंगे, उत्तर उस प्रश्न को सुन पाएंगे, उस उत्तर को सुन पाएंगे और अपने क्रिप्स नोट्स बना लेंगे। अगर मान लीजिए किसी का ज्योग्राफी का ज्योग्राफी सेम है, या किन्हीं का पॉलिटी IR है, या हम बात करें पवेड है, या हिस्ट्री है ना। तो इस प्रकार के मान लीजिए कैंडिडेट ए का कोई एक सब्जेक्ट है, वैसे ही और भी कैंडिडेट का जो भी 50-100 बच्चे आएंगे उसमें क्या है, वो उन बच्चों का सब्जेक्ट होगा। तो क्या करना, उनको वो क्वेश्चन जो उस दिन पूछा जाएगा इस ए बच्चे से, तो आपको भी नोट कर लेना ताकि आप अपना क्वेश्चन और उसके क्वेश्चन को भी टैली कर ले, और आपका जब जिस दिन टाइम आएगा ना उस दिन आपको नेक्स्ट डे में आप उस दिन प्रश्न को पूछ सके। इसी तरह बी बच्चे का, तो कहने का मतलब जो टाइम अलॉट किया जाएगा उसी बच्चे के लिए जिस बच्चे को आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि इन्वाइट सभी लोग होंगे, ग्रुप जो गूगल मीट होगा वो सभी बच्चे आ सकते, केवल वो बच्चे सुनकर अपने स्टडी को और मजबूत कर सकते ताकि अंतिम समय में उन सारी गलतियों को क्या कर पाए, दूर कर पाए। होता क्या है यहाँ पर समझिएगा, संकोच होता है किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। ABCDDS लेकर Z तक प्रश्न पूछे जाने वाले सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो किसी बच्चे को लगता है इतना हल्का प्रश्न हम पूछेंगे सामने वाले से तो क्या सोचेगा, पर जाने अनजाने में मान लीजिए ये बच्चा संकोच कर रहा है, Z नाम का कोई बच्चा है, ये संकोच कर रहा है प्रश्न पूछने में, पर A बच्चा उसको पूछ दिया, B बच्चा पूछ दिया, C पूछ दिया, तो क्या होता है उसके उस प्रश्न का सॉल्यूशन वहीं मिल जाएगा। तो क्या होगा,
उस गूगल मीट में आने से लाभ आपको ये होगा, जाने अनजाने में आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो जाए। तो आप में क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ जाएगा, सेल्फ मोटिवेशन, कि हमको तो पता चल गया। तो पता चल गया तो आप जिस दिन आइएगा ना, तो कोर क्वेश्चन पूछिएगा जो एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा रियल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप उस समय गूगल मीट में इस प्रकार से लाभ ले पाएंगे। तो सभी बच्चों को आना है, बस टाइम अलॉट होगा जिसका नाम आपको डेली दिया जाएगा। इस टाइम पर इस बच्चे के द्वारा प्रश्न पूछे जाने के लिए आप अपने तरफ से आज खुला मैदान दिया गया है, पूछिए और उसके आधार पर उसका उत्तर आपको दिया जाएगा टीम के द्वारा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम पर्सनालिटी डेवलप में 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस में काम करेंगे। और ध्यान रखिएगा, इसमें जितना एक्टिव होकर काम कीजिएगा ना, जितना एक्टिव होकर काम कीजिएगा, उतना ही आपका अंदर का डर, अंदर का संकोच, अंदर की जो झिगझिगाहट है वो कम होगी। और वो जितना कम होगा ना, उतना ही आप बाहर से परफेक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, आप एक सफल प्रशासक के तौर पर। तो यही हमारा प्रयास रहेगा, प्रत्येक कैंडिडेट को ये वातावरण क्रिएट करवा दे उसके अंदर कि भाई मेरे अंदर कोई डर नहीं, मेरे अंदर कोई संकोच नहीं। अगर प्रश्न पूछ रहे हो आप, तो आपका सही और संतुलित उत्तर, सारगर्भित उत्तर हम देने को तैयार है। इस चीज़ को ध्यान रख के हम लोग ये काम करेंगे। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त हम लोग जो काम करेंगे इसके समय, इसके साथ साथ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना। जैसे हमारे कुछ पास आउट हमारे सक्सेस रहे हैं, जिनको मैं अपने अध्ययन अध्यापन के दौर से इनको गाइड कर रहा हूँ। रवि जी को, रवि शंकर पटेल हमारे मित्र हैं, रूममेट भी रह चुके हैं, और हम इनको लगातार, मेरा युक्ति आईएएस पहले हुआ करता था चैनल, सभी लोगों को पता है, जो अब युक्ति आईएएस है ना, जो अब किसी प्रोसेस के कारण क्लोज कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर एल्गोरिदम काम नहीं कर रहा था। तो बोध युक्ति फाउंडेशन बनाना था, तो उसी के नाम पर क्लासेज भी मैंने बना दिया और यहाँ पर काम किया। तो युक्ति आईएएस में इनको सपोर्ट किया था। तो आप लोग इनका वीडियो जाके देख सकते हैं युक्ति आईएएस पर, अगर विश्वास ना हो तो आप जाइएगा। इनको 66 में सेलेक्ट हुए थे रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर आरडीओ के तौर पर। वैसे सोनू कुमार गुप्ता भी, तो ये भी सेलेक्ट हुए हैं 66 बीपीएससी एज ए ब्लॉक, जो हमारा पंचायत राज ऑफिसर होता है, बीपीआरओ जिसको हम लोग बोलते हैं, इस पद पर चयनित हुए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है आपको ये सब चीज़ें, डीएसपी के तौर पर रीता कुमारी सेलेक्ट हुए थे 66 बीपीएससी में, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीवाईएसपी के पद पर। ध्यान रखें। इसके साथ शिवम कुमार, इनके बारे में कुछ और मैं बताऊंगा, सेलेक्ट हुए थे 66 बीपीएससी एज ए शुगर कैन ऑफिसर। तो इनके द्वारा बोला गया, पहले कुछ प्रॉब्लम था इनको इंटरव्यू के दौरान, कुछ घर में कुछ इश्यूज हो गए थे, पापा का तबीयत खराब था, तो लगातार परेशान थे। तो इनको मैंने एक ही बात सजेस्ट किया था, और मेरा वो रामबाण भी रहता है, एक ही बच्चे, सभी बच्चों को मैं बोलता हूँ, जो समस्या आपको अभी वर्तमान में दिख रही है ना, जब सिलेक्शन हो जाए वो बोनी और तुच्छ दिखेगी। तो आप उस दिन के लिए अभी काम कीजिए। और सभी बच्चे, जो बच्चे इसको मान लेते हैं ना, वो अपना बेहतर कर जाते हैं, जैसे साइना बेगम, जैसे ये। तो उस दिन के बाद जो मोटिवेट हुए ना, मैं इनके बारे में एक बात बोलता हूँ, उनके बाद यह बीपीएससी में फिर एक एग्ज़ाम निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद भी आईआरएस के पद पर हैं, जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। अभी क्या कहते हैं, लवासना में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनको इंटरव्यू बोर्ड में बुलाए थे, तो सर बोले कि इनके द्वारा, सर मैं अगले साल से आपके साथ जरूर रहूँगा। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल ये गाइड हमें करेंगे, पर जो होता है ना कि लगातार पैनल में आना, तो वो नहीं हो पाएगा, पर गाइड हमें करेंगे। अभी लवासना में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो नियम कानून बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप बात मेरी समझ जाइएगा, बात को सुन लीजिएगा ना, तो आपके भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। डिपेंड है कि आप कितनी बातें। इनके बारे में बोलूँ, जब इनका इंटरव्यू था तो ये भी पैनिक हो गए थे। क्यों? क्योंकि इनके फादर डेट कर गए थे इंटरव्यू से कुछ दिन पहले। बहुत परेशान थी ये बच्ची। तो उनको भी मैंने यही बात बोला कि उनके सपने को पूरा करने का ये अंतिम मौका है, आप उसको जब तक नहीं पूरा करोगे तो आप में ये जीवन भर मलाल रह जाएगा। तो ये बच्ची बेहतर निकल कर आई और डीएसपी बन गई। तो सोच के देखिए, अगर ट्रिगर पॉइंट आपके पास हम लोग बेहतर तरीके से रख दें, जहाँ से आप उन स्थितियों में बेहतर कर जाते हैं जहाँ पर सबसे खराब स्थिति है आपके लिए। तो ध्यान क्या रखना, जब तक आपको, जबकि आपके पास अभी वर्तमान में अच्छी स्थितियाँ हैं, तो आप और भी बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इनके बारे में आकाश रंजन अभी सेलेक्ट हुए हैं बीपीएससी सीडीपीओ 2023 में रैंक 15 के साथ। हालांकि उसके बाद बीपीएससी में आपको फिर सेलेक्ट होते हैं, और अभी पद
दूसरे पद पर काम कर रहे हैं, पर मेरे यहाँ इंटरव्यू में आपको सेलेक्ट बीपीएससी सीडीपीओ के दौरान आए थे और बेहतर गाइडेंस अभी मेरे साथ टच में, ये भी पैनल में आएंगे। अभी कुछ इलेक्शन को लेकर काम हो रहा है तो नहीं आ पाए हैं, तो ध्यान रखिएगा इनके द्वारा सिलेक्शन। फिर ओह सॉरी, शिवम कुमार लिखा गया है, सॉरी साइना जी, आपका नाम थोड़ा सा कंटेंट टीम के द्वारा, कोई बात नहीं। साइना बेगम जी इनके ये हैं। और यह क्या है कि 69 में क्या है, आपको रेवेन्यू ऑफिसर बने हैं, आरओ बने हैं, रेवेन्यू ऑफिसर। ध्यान रखिएगा इनकी भी इस प्रकार का कंडीशन था जहां पर मेरे द्वारा गाइड किया गया था, उन स्थितियों में जहां पर यह अपने आप को उससे पहले बहुत जगह एग्जाम दे रखी थी, मेंस का बहुत डिमोटिवेट हो रखी थी। उनको भी यही सवाल प्रश्न मैं बोला और उनका जवाब इन्होंने ढूंढ लिया कि छोटी समस्या भी आपको, जो बड़ी समस्या दिख रही कुछ समय बाद वो छोटी और बोनी दिखने लगेगी और वो आपके जीवन में कुछ स्थान भी नहीं रखेगा और वो लगातार एग्जाम में सेलेक्ट होना शुरू हो गया उसके बाद। तो ध्यान क्या रखना है आपको, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऑथेंटिक जो काम किया हूँ उसके आधार पर, ऐसा नहीं कि बनी बनावटी चीज़ों को लेकर। मेरे पास केवल आप इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो मैं ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के लिए जो आते हैं मैं उनको इससे गाइड ही नहीं कर पाता हूं जिस आधार पर चीज़ें हो पाती है। मेरे जो बच्चे हमसे जुड़कर काम करना चाहते हैं, हमारे साथ जिस एंगल से काम करना चाहते हैं, अगर उस एंगल से आप जुड़ के काम करें तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर, मानिए कैसी भी स्थिति हो, आप बेहतर कर जाएंगे, बशर्ते कि आपको हमको क्या करना पड़ा, सौंपना पड़ेगा उस आधार पर जिस आधार पर बीपीएससी डिमांड करे। उस चीज़ को समझ लीजिएगा ना, बीपीएससी जो कोर डिमांड करे उस चीज़ को समझ लीजिएगा, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ज़्यादा ओवर नहीं बनना है, केवल क्या करना है, अपने आप को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास करना है। क्लियर है? इस चीज़ पर हम लोग काम कर लेंगे। अब है कि जब हम 1-to-1 गाइडेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या है कि अलग अलग टाइम की जो बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर जो गाइडेंस दिया जाएगा, सिर्फ उनके साथ ही प्रश्न जब पूछा जाएगा तो एक चीज़ याद रखना है, सभी अभ्यर्थियों को भी इन्वाइट किया जाएगा, अधिकांश कॉन्सेप्ट को सीख सके और पुनरावृत्ति सभी अभ्यर्थियों में हो सके, ये चीज़ को जरूर याद रखिएगा। फिर डेप के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उनके शंकाओं को समाधान कर, डेप में जितनी भी शंकाएं होंगी आपको इस 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस में आपको सॉल्व करवाएंगे, ताकि आप है ना इरर लेस होकर जा पाए, आप पे कोई इरर ना रहे। फिर गूगल मीट के माध्यम से 2-वे कम्युनिकेशन हम लोग विकसित करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके अंदर जो संकोच होता है, डर होता है, सही समय पर सही प्रस्तुतिकरण करने का, कि सही समय पर आपको सही चीज़ बोलना है, सही और बेहतर बोलना है, तो यह जो हिस्टेशन होता है वो हम लोग ठीक करने का प्रयास इस 1-to-1 गाइडेंस प्रोग्राम में कराएंगे। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक बेहतर चीज़ें करने का। तो रही ओवरऑल बात फी की, तो कल एक बच्चे ने मुझे 11 बजे मैसेज किया, गौरव जी ना, हाँ गौरव जी मैसेज किया, सर हम एडमिशन ले लें। और एक कौन थे, मेरा नाम याद, अभी असम में वो कार्यरत हैं, वो तो परचेज कर लिए थे, बोल नहीं पाए, उनको देखे नहीं थे हम, डायरेक्ट वो स्क्रीनशॉट ही भेज दिए। तो गौरव जी को मैंने कल बोला था, अगर कमेंट में देख रहे होंगे वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, कि वो बोल रहे थे सर मैं बैच ज्वाइन करना चाहता, तो मैं उनको ईमानदारी से बोला था पहले चीज़ों को सुन लीजिए, समझ लीजिए, अगर लगता है कि आपके क्षमता को बढ़ाने में मेरा योगदान रहेगा तभी एडमिशन लीजिएगा। तो मैं इसलिए एडमिशन नहीं लेता हूँ ना, या इसलिए अपने बच्चों के सामने ये चीज़ें नहीं लेकर आया कि मुझे पैसा कमाना है। कुछ चीज़ें अलग है, रहती है, पैसा एक सोर्स होता है जिसके माध्यम से सिस्टम चलाना। वो कोई भी व्यक्ति, अगर आप भी रहेंगे मेरे जगह तो सिस्टम को कैसे चलाइएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ पेमेंट करना होता है जिसके आधार पर पूरे इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए। और जो चीज़ें मैं दूंगा ना उसका मूल्य बहुत कम रखता हूँ। रीज़न है कि आपको वो चीज़ें मैं 24 आवर दूंगा ना उस चीज़ के अलावा। जो बच्चे मुझसे प्रीलिम्स के मेंस के स्तर पर जुड़े हुए हैं उनको खुद बेखूबी पता है मैं कैसे बच्चों को गाइड करता हूँ, किस तरीके से, किस क्षमता के आधार पर गाइड करता हूँ। तो उस क्षमता के एवज में ये बहुत कम है। फिर भी ध्यान रखिएगा बहुत बच्चों को ये ज़्यादा लगेगा, 1500 रुपया, 1499 जो बात है। पर ध्यान क्या रखना है, ये अंतिम सिलेक्शन पाने के लिए आपको वो क्षमता डेवलप करने के लिए वो सारी चीज़ें कर जानी जो हम लोग उससे डबल गुना पर करने को तैयार है। आपको सिलेक्शन लेना तो सोचिए आपको क्या करना है। तो यह एकमात्र बाधा नहीं हो सकती, इसको ध्यान रखना है। यह आप किसी लोगों को, बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो मुझसे बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर भी ध्यान क्या रखना है कि आप जो पेमेंट करेंगे उसका मैक्सिमम चीज़ दूसरे लोगों को जाता है, सिस्टम को जाता है, मेरे पास कुछ नहीं आता है। पर ध्यान रखिएगा आवर गाइडेंस योर सक्सेस के पैटर्न पर जो हम
तैयार करें चीज़ों को, वो चीज़ें आपको दी जाएगी जो आप उसके हकदार हैं। तो मेरा प्रयास यह रहेगा हमारी टीम के तरफ से, जो आपको पैनल में जो बातें की गई, जो बातें समझाई गई, जो बातें की जा रही है, उसका 100% आपके साथ, आपके सामने रखा जाए। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे। जो भी है, आज गूगल मीट होगा, ध्यान रखिएगा 7 PM में, ठीक है ना। तो सभी बच्चे को लिंक है ना 8:55 में ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। जो भी ग्रुप है आप लोगों के लिए बना के रखा गया है इंटरव्यू पैनल के लिए, और भी जो है नहीं जुड़ पाए हैं उस ग्रुप में, तो आपको क्या करना है, इस ग्रुप में शेयर किया जाएगा, लिंक से जुड़ जाइएगा। आपको पहले दिन में समझाया जाएगा कैसे काम करना, किस तरीके से बेहतर रहना है, इस पर हम लोग बात कर लें। कुछ क्यूरी आप लोगों के लिए लिया जाएगा ताकि आप लोग भी संतुष्ट हो पाए कि कैसे हम बेहतर कर पाएंगे। तो सारी चीज़ों को आज गूगल मीट में हम लोग काम करेंगे। 7 PM में तैयार रहिएगा। साथ ही साथ अगर कोई बच्चे ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं, जिनको और भी चीज़ें नहीं, एडमिशन नहीं लेना है, फिर भी कुछ सुविधाएं आपको चाहिए, तो हमारी टीम उसके लिए काम करती है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको दे दीजिएगा जिससे आप है ना बेड़ा पार आपका भी हो जाएगा। तो इस नंबर पर आप क्या करिए, मैसेज कर दीजिएगा और मुझे बोलिएगा सर जोड़ दीजिए ग्रुप में, तो मैं उस ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा ताकि उससे मैं अधिकतम लाभ आप भी ले पाए। पर कुछ जो फैसिलिटी यहाँ बताई गई उनको पेड ग्रुप वाले बच्चों को ही मिलेगा। रीज़न है वो सिस्टम है ना, सिस्टम से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता, हमारी भी जवाबदेही बन जाती है। बहुत से लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोग मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, आगे बात करेंगे। उससे पहले हम धन्यवाद आप सभी लोगों को देना चाहते हैं जो हमारे वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। मेरा एक क्षमता है जिसके आधार पर हम सारी चीज़ों को दे पा रहे हैं, और भी क्षमता बढ़ेगी तो और भी बेहतर चीज़ें आपके सामने रखूंगा। ध्यान क्या रखना है, जो भी चीज़ें दे रहे हैं आप विजिट जरूर कीजिएगा बोध युक्ति क्लासेस पर। करेंट को लेकर वहाँ आपको फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, डेली MCQ आपको कराया जाता है, वो सब आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रोग्राम आप लोगों को दिया जा रहा है, अगर कोई क्यूरी है तो आप bodhyukticlasses.com पर भेज सकते हैं मेल, ताकि हम बेहतर तरीके से आपको उसको सॉल्व करा पाए और इसका लाभ ले पाए। इंस्टा, फेसबुक कहीं भी आप हो, यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह सपोर्ट मैसेज हो सके हम लोग के लिए। और ध्यान रखिएगा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं और बेहतर चीज़ों को बढ़ने में, स्थापित होने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।